गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए देखिए, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रायगोनोमेट्री का ही एक पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें देखिए आप ही सोचिए कि ट्रायगोनोमेट्री में जो आप ये साइन थीटा कॉस थीटा जो पढ़े हैं, इसको आप यूज़ कहाँ करिएगा। डेली लाइफ में तो यूज होना चाहिए ना। तो डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं, और इस चैप्टर में देखेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस में साइन थीटा कॉस थीटा जो भी आप ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं उसका यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। आप डिस्टेंस एंड हाइट को फाइंड करने के लिए देखिए जो नाम है इस चैप्टर में ना, हाइट, क्या नाम है इसका, हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस जो है, जो दो वर्ड दिख रहा है आपको यहाँ पे, तीन वर्ड है, एंड को छोड़ करके दो वर्ड्स। इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ दो ही चीज़ें काउंट करेंगे, एक हाइट और एक डिस्टेंस। वैसे दोनों ही चीज़ कहा जाता है, दोनों एक लेंथ है। क्या हाइट ही फाइंड करेंगे मतलब लेंथ, डिस्टेंस से फाइंड करेंगे मतलब क्या है लेंथ। हाइट मतलब क्या हो गया, ये ग्राउंड लेवल से ऊपर, और डिस्टेंस क्या हो, ग्राउंड पे हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। जैसे ये इसको अगर कहा दिया जाए यहाँ से पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक, तो ये ग्राउंड पे है तो ये डिस्टेंस है कि नहीं। और ये अगर ए से यहाँ सी है तो ये क्या है, इसका हाइट है। लेकिन दोनों ही क्या है एक्चुअली में, ये लेंथ है। हम लोग लेंथ यहाँ मेजर करेंगे, ठीक है। और लेंथ मेजर तो हम लोग डेली लाइफ में कितना करते हैं सो तो आपको पता होगा और आप भी जानते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो साइन थीटा कॉस थीटा है इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। और ट्रायगोनोमेट्रिक जो टेबल बताए थे जिसमें हम वैल्यू था वो भी याद होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको बनाने से पहले आपको यहाँ पे मेन दो ही चीज़ पढ़ना है आपको, ठीक है। एक है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो बस ये दो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, डिफिनेशन, और इसको समझेंगे। उसके बाद जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और ये सारा क्वेश्चंस फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन समझने से पहले थोड़ा सा समझ जाते हैं कि लाइन ऑफ साइट या साइट लाइन क्या होता है। SIGSTLINE, ठीक है। लाइन ऑफ साइट बोलिए या साइट लाइन, ठीक है। क्या होता है देखिए, जैसे हमारा ये जो आइज होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ क्या है, यहाँ पे आई है, उतना बढ़िया से तो हमको आँख बनावल नहीं आता है, ठीक है। तो जैसे भी हो तो ये आँख है, ठीक है। मान लीजिए हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। सपोज इस P पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्या, कोई ऑब्जेक्ट, चाहे ये P पॉइंट हमारे आँख के ठीक सामने हो या आँख के ऊपर हो या आँख के नीचे हो, यही ना होगा तीन तरीका से। मान लीजिए ये आँख है तो ये एक पॉइंट यहाँ हो सकता है, एक आँख के ऊपर एक आँख के नीचे हो सकता है। होगा कि नहीं होगा। एक कहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये जो है, और आई के पास एक पॉइंट जो एज ए पॉइंट मान लीजिए हम ऑब्जर्व करें, एक ऑब्जर्वर क्या है, एक पॉइंट है समझ लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ से इस पॉइंट से अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, पॉइंट ए से ऑब्जर्व कर रहे हैं PQR को, ठीक है। तो ये जो लाइन आई और ये जो पॉइंट के बीच का जो लाइन बन रहा है, ठीक है, आई और जो कोई पॉइंट जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस लाइन इज कॉल्ड क्या, आपको साइट लाइन। ये लाइन जो होगा साइट लाइन होगा या लाइन ऑफ साइट होगा, ठीक है। हमारे आंख और ऑब्जेक्ट से मिलाने वाली जो लाइन बनेगा वो क्या होगा, आपको साइट लाइन होगा। तो ये साइट लाइन है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि अब ये जो साइट लाइन है, यहाँ पे एक साइड लाइन तो बिल्कुल आंख से ऑब्जेक्ट से ऊपर है, या हम मतलब ऑब्जेक्ट नहीं, हमारे आंख से एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, ये साइड लाइन। और जो साइड लाइन हमारे आंख के बराबरी में होगा, जो ग्राउंड के पैरेलल होगा, ठीक है। जैसे ये ग्राउंड है तो मान लीजिए ये वाला ये जो लाइन AQ है ये ग्राउंड के पैरेलल है, और ग्राउंड पे जो लाइन ड्रॉ किया जाता है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जनरली इसमें से जो है, इसमें से AQ वाले लाइन को क्या बोलेंगे हम, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन बोल देंगे इसको। और ये बाकी जो दो लाइन है ये साइट लाइन है। बस अगर ये तीन चीज़ आप समझ गए हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन भी अगर आप क्या होगा ठीक तरह से आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्लियर। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। अगर यहाँ पे सपोज यहाँ एक ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर को है यहाँ पे इस पॉइंट P पे। चलिए P पॉइंट पे कौन है, कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है। यहाँ से ये क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। इधर कोई ऑब्जेक्ट है,
यहाँ पे ऑब्जेक्ट दो तरीका से होगा। सबसे पहली बात कि हम लोग यहाँ पे आँख के बराबरी में नहीं लेंगे, क्योंकि आँख के बराबरी में अगर ऑब्जर्व करते तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट जो है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे आई लेवल से क्या है, ऊपर है, एबव है। तो आई लेवल से ऊपर मतलब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिखा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे है, ये पी क्या है, पी जगह से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये वाला लाइन हो गया साइट लाइन, ठीक है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे आई लेवल से क्या है, ऊपर है, ठीक है। और एक ऐसा लाइन जो किसके, आपको ग्राउंड के पैरेलल होगा, किसके, ग्राउंड के पैरेलल, ठीक है। ये पैरेलल है बिल्कुल, ये ज़मीन है तो ज़मीन के पैरेलल हो गया। तो ये हो गया आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या हो गया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और ये हो गया आपको साइट लाइन, साइट लाइन। देखिए यहाँ पे ये कह सकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज अप ऑफ द क्या, आवर आई, ठीक है, देन एंगल बिटवीन द साइट लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। जब कोई वस्तु हमारे आँख से ऊपर होता है, अगर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारे क्या कहते हैं, हमारे ये जो साइट लाइन हुआ, साइट लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। चलिए हम शॉर्टकट में ई लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ऊपर है, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ये साइट लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके बीच के एंगल में क्या हो गया आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर। अब देखिए इसलिए समझेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बेलो द आवर आई लेवल, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे आंख से कहाँ होगा, नीचे होगा। मान लीजिए यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे खड़े हैं ना, तो खड़े से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे जमीन पे भी हो सकता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जमीन पे होगा, ठीक है, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए था, यहाँ पे बी है, ठीक है। अगर ये इस पी से यहाँ पे पी पॉइंट पे तो ऑब्जर्वर है, जहाँ से वो ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हो सकता है, ऑब्जेक्ट ऊपर भी और नीचे भी। मान लीजिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट क्या है, रखा हुआ है, तो इसको ऑब्जर्व करेंगे तो पी एंड बी के बीच ये जो लाइन बना, ये बन गया साइट लाइन। ये क्या बन गया, साइट लाइन या लाइन ऑफ साइट, तो हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखिए जब ऑब्जेक्ट हमारे आंख से नीचे होगा तो लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एंड साइट लाइन के बीच जो एंगल बनेगा, ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। शॉर्टकट में डी लिख दिया, ठीक है। बस आपको यही चीज़ याद रखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। होप कि आप इस चीज़ को समझ गए हैं, ठीक है। और हम लोग जो है अगले वीडियो में बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस को लेकर के। इसमें आपको सिर्फ हम इतना चीज़ बताएं कि हाइट एंड डिस्टेंस में साइट लाइन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, देखिए यही मेन दो चीज़ है। बाद में कि जो क्वेश्चन सब जो होगा ना, क्वेश्चंस को कैसे बनाना है, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ठीक है। और यही दो चीज़ याद रखना है। बाद बाकी जो है यहाँ पे उसके बाद आपको सारा कुछ याद है, जितने भी टिप फंक्शंस पर है सबका यूज यहाँ पे करेंगे हम लोग। ज़्यादातर इसमें सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी से मतलब नहीं है, मेनली यहाँ पे ज़्यादा यूज होगा जो वैल्यू वाला होता है, जो 30, 60, 45 का जो वैल्यू का जो आप याद किए हैं, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे उस पर, ठीक है। मेन चीज़ इसमें होता है कि क्वेश्चंस को जो है ढंग से पढ़ना होगा, ठीक है। जो क्वेश्चंस बनाने के लिए कहा जाए उस क्वेश्चंस को तब तक पढ़ना है जब तक कि हमको समझ में ना आ जाए। और क्वेश्चन जब समझ में आ गया तो समझिए काम पूरा आसान हो जाता है, ठीक है। तब बनाना आसान हो गया, क्वेश्चंस बन गया। बाद में कि इसमें हम अभी क्वेश्चंस नहीं बताएंगे, ठीक है, ये थ्योरी याद रखिए। बाद में कि क्वेश्चंस का अलग वीडियो बनेगा। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए इस वीडियो में क्वेश्चंस करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है, ठीक है। और हाइट एंड डिस्टेंस पे आप देखते हुए क्वेश्चंस जो है बहुत ही बड़ा बड़ा लिखा हुआ रहता है। तो अगर क्वेश्चंस में कुछ ज़्यादा लिखा हुआ है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्वेश्चंस को केयरफुल होकर पढ़ना है और डायग्राम बनाना है, ठीक है। आपको क्वेश्चंस अगर समझ में आ जाता है, डायग्राम बन गया ना, तो समझिए क्वेश्चंस क्या होता है, बन जाता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। आपको हम बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है, आगे भी होगा। और उस सारे क्वेश्चंस अगर आप देखते हैं तो टोटल क्वेश्चंस आपको बन जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से जो है आपको क्लास 10th के बोर्ड में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस तो बनना ही बनना है। 2 क्वेश्चंस रहता है, उसके बाद में कि आपको
शॉर्ट आंसर, फिर MCQS में ये सब में क्वेश्चंस बनता है 1 मार्क 2 मार्क्स सब में, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है आपको कि द शैडो ऑफ ए टावर, एक टावर है जिसका शैडो, ठीक है। तो टावर कहाँ खड़ा होगा? जमीन पे, कोई ग्राउंड जो है उसी पे ना खड़ा होगा। तो जैसे कि देख लीजिए ये सपोज ये एक ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल हो गया। इस पे टावर यहाँ क्या है? एक टावर स्टैंड है। इस टावर का नाम ले लेते हैं हम, टावर का नाम हो गया AB, क्योंकि मानना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन डाल करके जब हम स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे वहाँ पे लेट AB बी द टावर। देखिए टावर का जो शेडो है कब, टावर का शेडो कब कैसा बनता है? तो व्हेन, जब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री इज फाउंड टू 10 मीटर लॉन्गर देन व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। देखिए जब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री होता है तो उसका जो शैडो है ना 10 मीटर क्या होता है? लॉन्गर होता है, बड़ा होता है। किससे? जब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री होता है। क्लियर? तो देखिए अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे दो पोजीशन बनता है। जैसे यहाँ से यहाँ एक ऑब्जर्वर मान लीजिए, यहाँ जो है इस जगह से एंगल बन रहा है कितना? 60 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ से इस जगह पे एंगल बन रहा है ये आपको ये एंगल हो गया 45 डिग्री का। अगर आपके माइंड में अगर आ रहा है कि इसको 45 क्यों नहीं लिए, तो इसका भी यहाँ पे जवाब है। देखिए क्या है ना कि आप जितना टावर के नज़दीक अप्रोच करिएगा, जितना आप उधर की तरफ जाइएगा, टावर की तरफ जाइएगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? बढ़ता जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्योंकि आगे 90 है ना, यहाँ पे, यहाँ कितना है? 90 है। तो जितना हम उधर जाएंगे, जैसे यहाँ 60 है, फिर आगे जाइएगा तो 70, 80, फिर 90 आ जाएगा। और जितना इधर दूर होते जाएंगे एंगल क्या हो जाएगा? आपको वो एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होते जाएगा। देखिए ना इसका जो झुकाव है, इसका झुकाव जितना हम आगे जाएंगे उतना झुकाव क्या होगा? ज़्यादा होते जाएगा, तो एंगल बढ़ेगा। और जितना इधर दूरी जाएंगे ये झुकाव क्या होगा? धीरे धीरे कम हो जाएगा, एंगल उसका घटता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री वाला जो आपको ये जो क्या है इस पॉइंट तक, जैसे ये टावर है, ठीक है, ये टावर है, तो टावर का शेडो ये ग्राउंड पे बन रहा है, ठीक है। ये यहाँ से अब इसका कुछ नेमिंग करते हैं, जैसे AB टावर ले लिया, यहाँ C ले लेते हैं, यहाँ D लेते हैं अपने मन से कोई पॉइंट, फिर हम यहाँ नेमिंग कर लेंगे। ओके, तो देखिए जैसे यहाँ 60 डिग्री पे इसका जो शेडो बन रहा है टावर का, AB का सपोज ये CB या BC क्या है? शेडो है। इसका नेम में इसका कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो ले लेते हैं ये वैल्यू कितना है? X मीटर, ठीक है, X मीटर हो गया। लेकिन 45 डिग्री पे ये जो AB का जो शेडो बन रहा है BD, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो BD शेडो है ना, यहाँ तक का ये जो BD शेडो है ये कितना है? 60 डिग्री वाले शेडो से 10 मीटर ज़्यादा है। मतलब ये ओनली ये CD जो है ये हो गया 10 मीटर। क्या हो गया? 10 मीटर। और पूरा हो जाएगा आपको X प्लस 10 मीटर हो जाएगा। क्लियर है? बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। आपको सिर्फ एंगल दोनों दिया हुआ था। 45 डिग्री जब एंगल ऑफ एलिवेशन रहता है तो उसका शेडो जो है 60 डिग्री वाले शेडो से 10 मीटर लॉन्गर होता है। तो बिल्कुल इस तरह से फिगर बना देना है। इसके बाद जो है अब यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा, लेट AB बी द टावर। ओके, टावर, ओके, टावर हो गया। आगे देखिए, आगे आपको हाइट ऑफ टावर ही फाइंड करना है। तो हाइट ऑफ टावर आप चाहे तो इसका h मान लीजिए, लेट AB इज इक्वल टू h, नहीं तो आप AB भी रख लीजिएगा तो उससे भी काम हो जाएगा। तो चलिए हम AB को ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, AB ही रहेगा, ठीक है। नहीं तो ऐसा कर लेते हैं, लेट AB इज इक्वल टू h मीटर, ठीक है। ये AB को हम क्या ले लिए? h मीटर ले लिए, ताकि लिखने में छोटा रहेगा वैल्यू, ठीक है। h मीटर हो गया। अब देखिए साथ ही साथ यहाँ पे हम क्या किए हैं, BC को, BC ये जो BC है उसको हम क्या माने हैं? x मीटर माने हैं, ठीक है, x मीटर। ओके, जो भी माने हैं सबको लिखना पड़ेगा AD। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया हुआ था दोनों हमने फिगर में क्या कर दिया? पुट कर दिया। अब चाहे तो उसको भी लिख सकते हैं कि जो ऐसे लिख सकते हैं, हेयर देखिए क्या कि हेयर BC, ठीक है, BC भी इसका शेडो है। किसका शेडो? टावर का शेडो। BC शेडो है। लेंथ ऑफ शेडो कब है BC? जब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का होता है। तो हेयर BC एंड BD, ये BD भी शेडो हो गया। हेयर BC एंड BD आर द shadows of the tower
when angles of elevation आर देखिए BC पहले ली है तो 60 का पहले लेंगे, एंगल्स आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ओके, क्लियर है? ये दोनों को लिख दिए, दोनों को हम वही लिख दिए कि BC शैडो है कब, तो जब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, और BD शैडो है कब, जब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, रिस्पेक्टिवली दोनों डाल के लिख दिए। अब आपको क्या करना है, दोनों ट्रायंगल से निकाल लेना है वैल्यू, ठीक है। दोनों में से ऐसा कुछ करेंगे कि हमको H का वैल्यू निकलेगा। तो क्या करेंगे, पहले चलिए हम इसी ट्रायंगल लेकर चलते इधर से। तो फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, देखिए आप चाहे तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABC कर सकते हैं, तो ऐसे भी चलेगा ABC। तो देखिए अब यहाँ पे आपको ये वाला जो ट्रायंगल ABC है, ये जो ट्रायंगल ABC है, इसमें आपको बेस का वैल्यू पता है, और साथ ही साथ क्या है, आपको यहाँ जो परपेंडिकुलर है और एंगल है। तो इस बेस और परपेंडिकुलर में कौन से टी फंक्शंस का आपको इसका मतलब इसका संबंध जुड़ा हुआ रहता है, टेन और कॉट का। तो टेन का ही यूज करेंगे, तो टेन लगा लेते हैं, कितना, टेन 60 डिग्री, ठीक है। टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया AB, अब बेस हो गया कितना इसका, BC। ओके, अब यहाँ देखिए टेन 60 का वैल्यू होता है √3 AB का वैल्यू, आप AB टावर का मान है कितना, H मीटर, एज मीटर बाद में पुट कर देंगे, और ये X हो गया। देखिए यहाँ से क्या करते हैं, हम दोनों में H का वैल्यू निकालेंगे और क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है जिसमें 60 डिग्री का वैल्यू दिख रहा है, इसमें भी H वही ये रहेगा हाइट, और ये जो ट्रायंगल बनेगा एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल AD और B, यहाँ से यहाँ तक बड़ा ट्रायंगल बनेगा, उसमें भी H है। तो जो चीज़ आपको कॉमन दिखेगा ना, उसको आप दोनों में से निकाल लीजिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा, तो जो कोई दूसरा अगर आपको वहाँ पे वेरिएबल होगा उसका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। देखिए वीडियो भले लॉन्ग होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा देखिए, टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, H का वैल्यू निकाल लेते हैं। H इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आपको √3x मीटर। ओके, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। थोड़ा सा हम ऊपर से इरेज करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए देखिए अब जो है ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल एक दिखता है, उसमें से थोड़ा सा कर लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम क्या आएंगे इस ट्रायंगल में, ABD, फ्रॉम ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में आप 1045 डिग्री लगा लीजिए, 1045 डिग्री। तो इसका भी क्या होगा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर वही AB रहेगा, AB। अब बेस तो ये पूरा BD हो गया, BD। अब देखिए 1045 का वैल्यू कितना आता है, 1045 का वैल्यू 1 हो गया। AB का वैल्यू H रहेगा, और BD ये पूरा ना, तो 10 + x यानी x + 10 मीटर हो गया, x + 10 मीटर बाद में पुट कर देना। H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, x + 10 मीटर हो गया, ठीक है, x + 10 मीटर। देखिए ये हो गया आपको इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों में ही क्या है, H का वैल्यू है, तो दोनों में H का वैल्यू है, ठीक है, दोनों में H का वैल्यू है, तो दोनों H का वैल्यू को इक्वल कर देंगे तो X का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और X का वैल्यू निकाल कर किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो फिर हमको H निकल जाएगा, मतलब हाइट ऑफ द टावर निकल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखिए अब हमको ऐसे ये फिगर की जरूरत नहीं है, हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग फिगर तो पहले बना लिए होइएगा, ओके। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। इधर है आपको कितना, देखिए इधर जो है आपको ये हो गया, इसको लिख लेते हैं पहले, फर्स्ट एंड सेकेंड से √3x हो गया, इज इक्वल टू ये कितना हो गया आपको, x + 10, ठीक है, यही ना है, दोनों के LHS इक्वल है, तो दोनों का RHS भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से x को यदि इधर ला लेंगे हम तो √3x - x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, और यहाँ दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 10/√3 - 1। देखिए अब इसको रेशनलाइज करना तो आपको आता होगा, ठीक है। देखिए या तो आप x का वैल्यू इसमें पुट करके रेशनलाइज कर लीजिए, नहीं तो अभी रेशनलाइज करके वैल्यू पुट कर दीजिए। तो हम चलिए यही रेशनलाइज कर लेते हैं। तो √3 + 1 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इधर 10 कॉमन रहने दीजिए, तो √3 + 1 रहेगा, और नीचे में a - b और a + b का फॉर्मूला पर जा रहा है, तो a² - b² तो √3 का स्क्वायर -3 -1, तो 10 ×
√3 + 1/2, 2 से कैंसिल करिएगा 5, तो 5 इंटू √3 + 1 निकल गया। ये किसका वैल्यू निकला आपको? एक्स का वैल्यू निकला। किसका? एक्स का वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू निकल गया, इस एक्स का वैल्यू को जो है ना आप फर्स्ट एंड सेकेंड केस में पुट कर दीजिए, तो आपको जो है एच का वैल्यू निकल जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप इसमें सेकेंड में पुट कर लीजिए, यहाँ पे सीधे एक्स का वैल्यू रखना है। तो पुट यहाँ लिखेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू कितना है? 5 इंटू √3 + 1, ठीक है, 5 इंटू √3 + 1 इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं। तो सेकेंड का जो वैल्यू है वो h इज इक्वल टू कितना है? x + 10 है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे पुट करते हैं, कितना है ये x का वैल्यू? 5 √3 + 1 + 10 हो गया। जरा देखिए अभी 5 से मल्टीप्लाई मत करिए, पहले आप √3 का वैल्यू क्या करिए? डाल दीजिए, ठीक है। तो √3 का वैल्यू 1.732 होता है, फिर +1 हो जाएगा, अब +10 हो जाएगा। 5 इंटू 1.732 में 1 ऐड करिएगा तो 2.732 हो जाएगा, अब +10 हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, बहुत ही ईजी है। देखिए कितना हो जाएगा ये? 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 15 1 16, 5 7 5 जा 35, 35 1 36 हो जाएगा, कैरी 3 हो गया, 2 5 जा 10 और +3 13, ठीक है। 13.660 + 10, इसको ऐड करिएगा तो 23.66 हो जाएगा, 0 को हटा देते हैं। तो ये निकल गया एच का वैल्यू आपको हाइट ऑफ द टावर, यहाँ लिख देना है नीचे, हेंस हाइट ऑफ द टावर इज आपको कितना निकल गया? 23.66 मीटर। ओके, होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू। देखिए ये क्वेश्चंस तो देखने में बहुत बड़ा लगता होगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस में है कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। बस क्वेश्चंस लिखा हुआ ज़्यादा है, बट सिर्फ इसका डायग्राम अगर आप समझ गए तो क्वेश्चंस बन गया, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें गप नहीं करेंगे हम इसमें, ठीक है। और ये जो है आपको हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस है। देखिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहा है यहाँ पे? 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट्स, 2 पिलर्स है और दोनों क्या है? इक्वल हाइट का। पिलर्स मतलब जो खंभा होता है, ठीक है। 2 पिलर्स इक्वल हाइट्स स्टैंड्स ऑन द आइदर साइड ऑफ ए रोड। देखिए कोई रोड है, रोड के दोनों तरफ, ठीक है, आइदर साइड्स दोनों तरफ क्या है? एक एक पिलर खड़ा है, ठीक है। विच इज़ 100 मीटर वाइड, रोड की ये क्या है? वाइड है। जैसे कि मान लीजिए ये रोड ऐसे जाता है, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पे हम लेते हैं फिगर, ये हो गया आपको एक रोड हो गया, ये रोड की वाइड है, ठीक है, ये रोड की वाइड चौड़ाई। तो सपोज एक पिलर यहाँ खड़ा है, यहाँ पे स्टैंड है एक पिलर, और एक पिलर कहाँ पे? यहाँ पे स्टैंड है, ठीक है। एक पिलर को हम ए बी ले लेते हैं और दूसरे पिलर को सी डी मान लेते हैं। क्लियर? दोनों पिलर्स का हाइट क्या है? आपको सेम है, तो दोनों का हाइट जो है एच मान लेते हैं, एच मीटर करके, ठीक है। ओके, क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे दोनों पिलर के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको 100 मीटर गिवन है। देखिए पहले आप फिगर बनाइए, फिगर में जो कुछ भी आपको जो वैल्यू दिया हुआ उस फिगर में आप उसको लिख दीजिए, ठीक है। फिगर में वैल्यू लिखने के बाद जो है ना, उसके बाद यहाँ आप सॉल्यूशन में उसको वर्ड में लिखिए। क्यों? क्योंकि ABCD नेमिंग तो आप फिगर के अकॉर्डिंग ना यहाँ पे लिखिएगा, फिगर नहीं फिगर, ठीक है। तो फिगर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो भी ABCD जो पॉइंट का नेमिंग है वो हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं? पहले फिगर टोटली कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख देंगे कौन क्या चीज़ है उसमें। तो सबसे पहले कि हमने एक रोड बनाया, जैसे ये रोड की वाइड है, ठीक है, रोड की वाइड, इस पे दोनों तरफ क्या है? 2 पिलर खड़ा है, दोनों पिलर का हाइट इक्वल है, तो दोनों का हाइट इक्वल दे दिए एच का। अब ये रोड की जो वाइड है 100 मीटर, ये भी दे दिया। आगे देखिए यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। एट ए पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स, इस रोड पे पिलर के बीच में किसी एक पॉइंट पे, तो कहीं भी आप एक पॉइंट ले लीजिए, कहीं भी क्या कर लीजिए? एक पॉइंट ले लीजिए। थोड़ा गौर करिए, देखिए जैसे आप जनरली आप क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो इसको आप पहले फिगर में दिख रहा है, तो ये हो गया जनरली फर्स्ट पोल कह सकते हैं इसको, या फर्स्ट क्या नाम है इसमें? पिलर्स। ये हो गया फर्स्ट पिलर, इसको कह सकते हैं सेकेंड पिलर। दोनों पिलर का हाइट इक्वल है, ठीक है। इसके बाद जो है जैसे कि इनके बीच में किसी एक पॉइंट पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप्स ऑफ द पिलर आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। टॉप्स ऑफ द पिलर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो एक है 60 डिग्री और दूसरा है 30 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर, फिर दोनों पिलर का हाइट फाइंड करना है। उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद जो है पोजीशन
पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द रोड, उस रोड पे जहाँ पे वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, उस पॉइंट का पोजीशन बताना है। तो देखिए सपोज एग्जैक्ट बीच में तो नहीं लेंगे हम पॉइंट, क्यों? क्योंकि दोनों एंगल अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए एक पॉइंट हम यही ले लेते हैं, ठीक है, इस जगह पे एक पॉइंट ले लेते हैं। चलिए इस पॉइंट को ओ ले लिए। सपोज इस ओ पॉइंट से क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं। ये लेट ओ पॉइंट, ओ इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑन द रोड, ठीक है, बिटवीन द पिलर, ये लिख सकते हैं यहाँ पे। आप इस चीज़ को थोड़ा सा लिख लीजिएगा खुद से, ओके, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आप चीज़ लिख लीजिएगा, जैसे कि लेट ए बी एंड सी डी आर टू पिलर्स हुज लेंथ इज इक्वल टू एच मीटर हो गया। जैसे ये दोनों पिलर के लेंथ को हम इस तरह से एच मीटर ले लेंगे, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन एट पॉइंट ओ जो है क्या हो जाएगा, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, इसको भी लिख लीजिएगा। जैसे इससे मिलाते हैं डी से ओ को, फिर यहाँ से दोनों ही पॉइंट से दोनों के पिलर के टॉप से रोड पे एक पॉइंट है जहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। अब किधर 60 और किधर आप 30 लीजिएगा, तो इस पे भी लॉजिक है, थोड़ा ध्यान से लेना पड़ेगा। देखिए आप देखिए क्या करिए कि जहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ना, ये जो बॉटम ऑफ द क्या है, ये हो गया बी एंड सी हो गया बॉटम किसका बॉटम, तो पिलर्स का, ठीक है। तो ये जो रोड की चौड़ाई वाइड देखिए जिधर कम है उधर 60 डिग्री ले लीजिए, क्योंकि वो ज़्यादातर पिलर के ज़्यादा नज़दीक हो रहा है तो एंगल ज़्यादा होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ जो है 60 डिग्री हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा आपको 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इधर डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा इधर आते जाएगा एंगल कम होगा, ठीक है। और ये पिलर के नज़दीक जा रहा है ना, तो ज़्यादा नज़दीक है तो 60 डिग्री एंगल ज़्यादा होगा, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए थे आपको, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। फिगर जो है टोटली कंप्लीट है, बस इसमें थोड़ा सा काम करना है क्या कि ये जो डिस्टेंस है 100 मीटर, ये पूरा के पूरा दोनों पिलर के बीच का डिस्टेंस है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ना, यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस को मान लेते हैं। तो सपोज हमने OC को x मान लिया, ठीक है, OC को x मान लिया, तो बाद में कि OB क्या हो जाएगा, तो OB हो जाएगा 100 माइनस x, क्योंकि टोटल 100 है, टोटल कितना है 100, तो 100 में x निकल गया तो क्या बच गया, ये 100 माइनस x हो गया। क्लियर है? ये वाला डिस्टेंस हो गया आपको 100 माइनस एक्स। तो चलिए आप जो है इसमें जितना चीज़ अभी बोले हैं उसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा अपने हिसाब से, बाकी बातें हम सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ ले लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल, ठीक है, आपको हाइट निकालना है और साथ ही साथ इस ओ की पोजीशन बताना है। तो दोनों ही सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा। मेन काम ये फिगर तक का था, अगर आप फिगर नहीं समझे हैं तो वीडियो को एक बार और देखिए, उसके बाद के काम आप देखिएगा आगे का, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए फ्रॉम इसी ट्राइंगल को लेते हैं पहले। तो फ्रॉम राइट ट्राइंगल DCO जो 90 डिग्री का जहाँ बन रहा है उसको बीच में रख लीजिए, DCO, ठीक है। DCO इसमें जो है आपको देखिए क्या होता है कि हाँ, इसमें जो डायग्राम बनता है हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें ज़्यादातर आपको tan फंक्शन एंड cot फंक्शन का यूज होता है। तो उसमें भी ज़्यादातर दोनों में से tan का यूज ज़्यादा करते हैं हम लोग, ठीक है। आप चाहें तो इसमें यहाँ पे cot का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर परपेंडिकुलर एंड बेस गिवन रहेगा। तो परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन तो आपको tan cot का ही होता है। हाइपोटेनस वाला किसी क्वेश्चंस में ऐसा आएगा आपको, ठीक है, जहाँ पे जैसे काइट से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, धागा वाला क्वेश्चन जो बनता है ना, काइट में धागा लगा रहता है थ्रीड, वो वाला में आपको जैसे हाइपोटेनस दिया रहता है तो वो सब बनेगा। तो जैसे यहाँ हम tan 60 लगा देते हैं, क्या लगा लेते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, इसके सामने वाला ये हो गया इसका आपको परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया CD, अब बेस हो गया क्या हो गया OC, ठीक है। तो tan 60 का वैल्यू हो गया आपको √3 और CD जो है आपको हाइट ऑफ द पिलर हो गया तो H हो गया, एंड आपको ये जो है OC कितना हो गया X हो गया, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में भी क्या करना है आपको कि दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन क्या मिलेगा आपको, H मिलेगा, क्या मिलेगा H। तो दोनों में जो आपको जो रेशियो लगा रहे हैं उसमें से H निकाल लीजिए और क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए। तो वही चीज़ यहाँ से भी हम क्या करेंगे, H को ही फाइंड करते हैं। तो H इज इक्वल टू हो जाएगा √3x हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट हो गया, क्लियर। चलिए फिर लिखते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ABO उसमें लगाइएगा आप कितना tan 30 डिग्री, ठीक है। तो tan 30 का वैल्यू उधर हो जाएगा आपको AB परपेंडिकुलर
एंड बेस हो गया BO, ठीक है, BO या OB कह सकते हैं आप। tan 30 का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू AB हाइट ऑफ द पिलर है तो हाइट ऑफ द पिलर h ही रहेगा, और OB का वैल्यू हो गया आपको 100 माइनस x हो गया। क्लियर है। यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा √3h इज इक्वल टू 100 माइनस x हो गया, ठीक है। √3h इज इक्वल टू 100 माइनस x। अब यहाँ से h का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो h निकालेंगे तो ये नीचे चला आएगा, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ देखिए, अब यहाँ से अगर हम h निकाल रहे हैं तो 100 माइनस x बाय क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन, क्या हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में h का वैल्यू हो गया, तो यहाँ से हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपको √3x, ठीक है। फर्स्ट का RHS है इज इक्वल टू सेकेंड का RHS हो गया 100 माइनस x बाय √3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो √3 हो जाएगा आपको 3 और x का x रह जाएगा इज इक्वल टू 100 माइनस x। ये वाला x को इधर ला लीजिएगा, इधर लाइएगा तो √3 प्लस x तो हो जाएगा 4x माइनस 100, 4x इज इक्वल टू 100, तो x इज इक्वल टू 100 बाई 4 इज इक्वल टू 25 मीटर। जरा गौर करिए, देखिए x का वैल्यू 25 मीटर आ गया ना, यही पोजीशन का आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू ये हो गया, x का वैल्यू क्या निकल गया आपको 25 मीटर। मतलब ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है ना, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दोनों ही पिलर का टॉप का, तो जैसे कि फर्स्ट पिलर इसको माने है ना, तो ये कह सकते हैं, यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं या यहाँ भी लिख सकते हैं कि द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर is 25 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पिलर, क्योंकि इसको फर्स्ट पिलर कह सकते हैं क्योंकि इसमें एंगल 60 डिग्री और 60 डिग्री पहला एंगल दिया हुआ था। क्लियर है, पोजीशन हो गया। अब इसके बाद जो है ना हाइट ऑफ द पिलर निकालना है, तो हाइट ऑफ द पिलर देखिए h का वैल्यू आपको दो जगह निकला है। h का वैल्यू एक यहाँ पे भी है इक्वेशन फर्स्ट में, और इक्वेशन सेकेंड में भी आपको h का वैल्यू आया है। तो इक्वेशन सेकेंड में ज़्यादा कुछ गैदरिंग दिख रहा है ना, तो आप फर्स्ट वाला में वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ करेंगे पुट x इज इक्वल टू 25 मीटर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में जो है आपको h इज इक्वल टू क्या है, √3 इंटू 25, तो ये हो जाएगा आपको 25√3। दिस इज द हाइट ऑफ द ईच पिलर, ठीक है। क्वेश्चंस बन गया, ओके। क्वेश्चंस क्या हो गया यहाँ पे, सॉरी ये गिर गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो, ये क्वेश्चंस बन गया, ओके। यहाँ तक है। अगर क्वेश्चंस में अगर आपको √3 का वैल्यू गिवन होता है तो मतलब वैल्यू आपको पुट करना है। तो आप लोग जरा कमेंट में बताइएगा कि 25 इंटू √3 का वैल्यू होता है 1.732 मीटर, तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आता है, 25 इंटू 1.732। जरा आप इसका प्रोडक्ट मुझे बताइएगा, ओके। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस का जो प्रॉब्लम होता है उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को जो लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशंस, उस चीज़ को मैंने बता दिया था, ठीक है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशंस दिया रहेगा नाम लेकर के, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपको हमेशा नेम वाइज ही दिया रहेगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन इतना है या डिप्रेशन इतना है। देखिए सबसे पहली बात है कि आपको जो हाइट एंड डिस्टेंस का जो प्रॉब्लम होगा, ठीक है, क्वेश्चंस देखने में लगेगा कि ओ बहुत ही लंबा क्वेश्चंस दिया हुआ है, 2, 4, 5 लाइन में क्वेश्चंस लिखा हुआ रहेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस चाहे कितनों लाइन में क्यों नहीं है, आपको क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ना है और एक अच्छा सा डायग्राम बना लेना है। डायग्राम जो है ना उसमें ज़्यादा कुछ अलग डायग्राम नहीं बनना, कुछ दूसरा चीज़ नहीं बनता उसमें। डायग्राम बनेगा भी तो क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बनता, ठीक है। तो उसमें से जो वैल्यू जो दिया रहेगा, जो कहेगा, उसके अनुसार हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म कर लेना है, बना लेना है, और उसके बाद समझिए काम है खत्म। अगर डायग्राम आपसे बन गया तो क्वेश्चंस बन गया। जरा देखिए इसमें क्या करना है, सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चंस तो देखने से बहुत बड़ा लगता है। देखिए ए वर्टिकल पोल, वर्टिकल मतलब बिल्कुल खड़ा स्टैंड पोल है, झुका हुआ नहीं होना चाहिए। पोल बिल्कुल कहाँ है, पोल जो है ग्राउंड के साथ 90 का एंगल बना रहा है क्योंकि वर्टिकल है, ठीक है। तो वर्टिकल पोल स्टैंड ऑन द लेवल ग्राउंड, ग्राउंड पे क्या है वो खड़ा। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है। सबसे पहले एक पोल खड़ा कर लेते हैं। देखिए एक पोल मान लीजिए यहाँ पे हम खड़ा कर लिए, ये ए बी, यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चंस में लेट ए बी इज अ पोल, ठीक है। क्या,
लेट ए बी इज अ पोल, ठीक है, पोल, क्लियर। अब ये पोल देखिए मान लिए, अब जमीन पे किसी एक पॉइंट से, तो जमीन पे कोई एक पॉइंट लीजिएगा, तो ग्राउंड देखिए जमीन अब जो है यहाँ पे ग्राउंड क्या होता है, कहीं ऊंच नीच होता है, तो जमीन ऐसे ऐसे होगा, इससे मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो है ना, आपको जमीन को हमेशा क्या मानना पड़ेगा, बिल्कुल आपको प्लेन मानना पड़ेगा, फ्लैट मानना होगा, ठीक है, बिल्कुल प्लेन मान के चलना पड़ेगा, ग्राउंड बिल्कुल समतल है, क्लियर, तभी जाकर के क्वेश्चन बनेगा। अब ऐसे ऐसे उभर खाबर जमीन पे मानिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ओके। तो जमीन पे कोई ऐसा पॉइंट है, जो पॉइंट कहाँ पे है, 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, फुट पोल का ये टॉप है और ये बॉटम मतलब फुट, तो पोल के फुट से 25 मीटर दूर, ठीक है, ये वाला यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट को चलिए सी मान लेते हैं। ये वाला डिस्टेंस BC कितना हो गया आपको, 25 सेंटीमीटर। ये हम नहीं कह रहा है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 20 कॉमा दिया है, वो पॉइंट कितना है, 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, पोल के फुट से 25 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 60, मतलब इसका जो टॉप है, किसका, पोल का जो टॉप है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री पाया जाता है, कितना पाया जाता है, चलिए फिगर को ऐसे कर लेते हैं, कितना पाया गया, ये 60 डिग्री का, कितना, 60 का, ठीक है, ये सी पॉइंट है। मतलब ये जो पॉइंट सी है, बॉटम से इसके फुट से 25 मीटर के डिस्टेंस पे है, और इसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इसी पॉइंट पे 60 डिग्री का है, क्लियर है। तो बताना है आपको कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल का हाइट क्या है, मतलब हाइट ऑफ द पोल मतलब AB का वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, क्योंकि पोल वर्टिकली स्टैंड था। जब ये आपको पोल कहेगा, किसी क्वेश्चन में कहेगा कि यहाँ पे एक ट्री है, फिर एक टावर है, या एक कोई क्या कहते हैं, कोई होम या हाउस बिल्डिंग, ये ऐसा कुछ होगा, ठीक है, तो कुछ भी स्टैंड होगा तो वो वर्टिकली वो ग्राउंड के साथ क्या होगा, 90 का एंगल बनाएगा, किसके साथ, ग्राउंड के साथ 90 का एंगल बनाएगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है, कुछ भी होगा, चाहे यहाँ पे पेड़ क्यों नहीं है, बिल्डिंग क्यों नहीं है, वो 90 का एंगल बना करके ही खड़ा होगा, ठीक है। तो ये हो गया 90 का। अब इसमें आपको क्या है ना कि इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए अब आपको ज़रूरत है, सबसे पहले चीज़ यहाँ पे लिखेंगे एक चीज़ और भी कि BC इज इक्वल टू 25 मीटर, ठीक है। ये क्या था, ये गिवन था, ये गिवन क्वेश्चंस में दिया हुआ है, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चंस को बार बार पढ़ करके समझ में आ गया, डायग्राम बना लीजिए, क्वेश्चन बन गया। BC हो गया 25 मीटर। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में ज़रा आपको थोड़ा सा गौर करिए कि आपको इस साइड को फाइंड करना है, हमको हाइपोटेनस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी तो क्या है ना, और आपको जो वैल्यू दिया हुआ है, देखिए आपको इनडायरेक्टली क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, क्योंकि इस एंगल के लिए, एंगल C के लिए परपेंडिकुलर AB हो गया, हुआ ना, परपेंडिकुलर AB हो गया, और BC क्या हुआ, बेस हो गया। तो आपको परपेंडिकुलर एंड बेस या बेस एंड परपेंडिकुलर, साथ ही साथ इस एंगल के साथ परपेंडिकुलर एंड बेस में कौन सा T रेशियोज का उसमें कनेक्शन जुड़ा हुआ है, ठीक है, कौन से T रेशियोज का। तो परपेंडिकुलर बेस के साथ जो रिलेशन होता है वो होता है या तो tan फंक्शन या तो cot फंक्शन, यही दो फंक्शंस में, क्योंकि साइन के साथ परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, कॉस में कॉस में होता है हाइपोटेनस, और आपको क्या बेस वाला। तो परपेंडिकुलर बेस में किसका, tan cot का ही रिलेशन होता है ना। तो चलिए हम tan फंक्शंस लगा लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC अगर हम यहाँ पे tan 60 डिग्री लगाते हैं, क्या लगाते हैं, tan 60 डिग्री, तो tan 60 के सामने ये वाला परपेंडिकुलर हो गया AB, ठीक है। इसका बेस क्या हो गया, बेस हो गया आपको BC, क्या हो गया, बेस BC हो गया। आप चाहे तो एक बार tan 60 के बदले यहाँ पे एंगल एक बार tan C भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या है ना कि tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, tan 60 का वैल्यू √3 इज इक्वल टू, देखिए AB तो आपको AB क्या है, AB हाइट ऑफ द पोल है, वो तो निकालना ही है पड़ेगा। तो AB जो है यहाँ पे AB ही रहने दीजिए। आप देखिए स्टार्टिंग में आप मान भी सकते हैं, लेट हाइट ऑफ द पोल AB इज इक्वल टू H मीटर,
क्योंकि ये मीटर में है तो मीटर में ही उसका आंसर निकलेगा। ए बी, बी सी का वैल्यू 25 है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो ए बी इज इक्वल टू √3 सॉरी इसको ऐसा लिख सकते हैं 25√3 मीटर, ठीक है, 25√3 मीटर, ये हो गया। तो यही तो निकल गया आपको पोल का लेंथ निकल गया, क्योंकि ए बी पोल था। कितना सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत बड़ा था, सॉल्यूशन देखिए कितना छोटा में निकल गया। बहुत तरह के क्वेश्चन बनेगा, आप क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करिएगा ना उतना ही ज़्यादा आसान बन जाएगा आपके लिए। देखिए बहुत होगा इसमें, अगर आपको वैल्यू दिया है तो डाल दीजिए किसका, तो 25 इंटू √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732। अगर ये वैल्यू डाल देते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 43.3 मीटर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और भी क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलेंगे। चलिए इस वीडियो में एक और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस भी आपको काफ़ी बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन बहुत ही ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी तक में, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चंस में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कुछ डिफरेंट टाइप से दिया हुआ है, ठीक है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, किसी टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक टावर है, ये एक टावर है, अगर टावर का नेम हम ए बी कर ले तो इस टावर का टॉप ए हो गया, पॉइंट ए। तो इस टॉप से 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट डिस्टेंस ए मीटर, देखिए ये जो है ए मीटर डिस्टेंस है और साथ ही साथ बी मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। मतलब आपको टावर के बेस से ए मीटर पे और टावर के बेस से बी मीटर पे 2 पॉइंट है ना। क्या है कि फ्रॉम द, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ कहाँ बन रहा है, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट ग्राउंड पे है, कहाँ पे, तो 2 पॉइंट कहाँ से, तो उसके बेस से, बेस से एक पॉइंट है आपको कितने पे, जैसे कि मान लीजिए ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, तो एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट को सी ले लेते हैं, एक पॉइंट इसको नेमिंग कर लेते हैं, इसका नाम डी ले लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट पे आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो सपोज ये पॉइंट सी जो है यहाँ से यहाँ तक में ए मीटर का है, कहाँ से, देखिए दोनों ही जो है बेस से ए मीटर पे और ये वाला पॉइंट बेस से बी मीटर पे, ऐसा ले सकते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, फिर से एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ए मीटर, एक पॉइंट देखिए ए मीटर एंड बी मीटर फ्रॉम द बेस, बेस से ए मीटर, ठीक है, तो बेस से ए मीटर पे पॉइंट सी हो गया, यहाँ पे दे दिए हैं, पूरा लाइन दिखा है, बेस से बी मीटर पे पॉइंट डी हो गया। इन दोनों पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, थोड़ा आगे पढ़ते हैं। और करें इन द सेम स्ट्रेट लाइन, तो वही सेम स्ट्रेट लाइन तो कर ही दिया हम। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन आर कंप्लीमेंट्री। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो दोनों जगह जो बन रहा है ना वो कंप्लीमेंट्री है। कंप्लीमेंट्री मतलब एंगल चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इन दोनों एंगल का सम 90 होगा। दोनों जगह जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ना उसका सम क्या होगा, 90 होगा। तो देखिए इसको पहले ज्वाइन कर लेते हैं, ओके। तो इसको अगर हम ज्वाइन कर ले यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया, एक ये हो गया। ये दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री है, तो एक को अगर हम थीटा मान लें तो दूसरे को क्या मानना पड़ेगा हमको, 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि इन दोनों को सम करिएगा तो 90 होगा ना, तब ना कंप्लीमेंट्री होगा। तो एक को थीटा तो दूसरे को 90 माइनस थीटा, इसको थीटा मानिएगा तो इसको 90 माइनस थीटा, किसी को भी आप मान करके बना सकते हैं क्वेश्चन। क्लियर, फिगर बन गया, इसके बाद आपका क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर इज √AB मीटर, ये इसका जो हाइट AB है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा कुछ जो लिखने वाला होता है विध व्यवहार, उसको आप थोड़ा सा कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि लेट AB बी द टावर हुज हाइट इज H मीटर, जिसका हाइट क्या है आपको H है। वैसे यहाँ मीटर की बात किया गया तो H मीटर कर सकते हैं, जिसका हाइट हमने H मीटर मान लिया, ठीक है। तो फाइनली हमको प्रूव क्या करना है, H इज इक्वल टू √AB, ठीक है, H इज इक्वल टू √AB। बहुत ही सिंपल, इससे सिंपल समझिए कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये चीजें हो गया। अब देखिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम 2 तरीका बताएंगे, दोनों में से आपको जो सुविधा हो उसको यूज कर लीजिएगा, ठीक है। फ्रॉम ट्रायंगल ABC, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ABC, देखिए राइट ट्रायंगल लिखिएगा तो और अच्छी बात रहेगा, फ्रॉम राइट ट्रायंगल ABC। तो इसमें अगर tan थीटा लगाते हैं,
क्या है ना कि हमको बेस और परपेंडिकुलर की बात करना है तो टेन थीटा का यूज करेंगे। तो टेन थीटा इज इक्वल टू आपको परपेंडिकुलर हो गया एच, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या हो गया एच हो गया, और इसका बेस देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल का बेस पूरा यहाँ से यहाँ तक मतलब ए यूनिट का है, ए हो गया। तो देखिए टेन थीटा का वैल्यू ये हो गया, ठीक है, इसको ऐसे इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, क्लियर। अब फ्रॉम ट्रायंगल ये छोटा वाला ए बी डी, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में अगर आप 10 90 माइनस थीटा लगाते हैं, एंगल का वैल्यू तो 90 माइनस थीटा होगा ना, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, तो आप देखिए यहाँ पे भी आपको हाइट के जगह क्या परपेंडिकुलर के जगह 90 एंगल के सामने वाला ये वाला हो जाएगा आपको परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के जगह हाइट देना होगा। अब बेस देखिए इस छोटा सा ट्रायंगल में बेस का वैल्यू बी है ना, तो स्मॉल बी दे दीजिए। देखिए बी फॉर बेस भी होता है, लेकिन यहाँ बेस में जो वैल्यू है ना वो बी मीटर का है, ठीक है, तो बी दे दिए। अब देखिए थोड़ा सा इसको अगर आप चेंज करते हैं तो 10 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, ये कॉट थीटा होता है कि नहीं होता, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू हो गया एच बाई बी। देखिए इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। आप चाहे ना तो यहाँ पे यहाँ से दो चीजें कर सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर आप इस कॉट को 10 में बदल दीजिएगा तो दोनों में 10 थीटा की इक्वल हो जाएगा, LHS RHS इक्वल हो जाएगा। तो ये चीजें तो आपको आता ही है। एक नया चीज आपको यहाँ पे बता देते हैं। देखिए क्या है ना कि आप जानते हैं कि टेन थीटा और गुने कॉट थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा का प्रोडक्ट रिलेशन में ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, ठीक है। देखिए तो जैसे कि हम इक्वेशन में LHS जो उसका कोरोस्पोंडिंग साइड्स होता है, तो कोरोस्पोंडिंग साइड को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक आप ऐड सब्ट्रैक्ट और डिवाइड किए हैं, मल्टीप्लाई वाला साइड कभी यूज किए होइएगा, तो चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का मौका मिल रहा है, फर्स्ट टाइम करिए, बहुत ही अच्छा चीज है। तो यहाँ लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग, ठीक है, ऑन मल्टीप्लाइंग कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्लियर। तो LHS को मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, मल्टीप्लाई कर दिए, इज इक्वल टू इसका LHS हो गया, इसका RHS हो गया, सॉरी RHS है h बाई ए इंटू इसका RHS हो गया h बाई बी। देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई ए बी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो करिएगा इसको, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होगा ना, तो यहाँ से इंप्लाइज करेगा एच इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। तो अंडर रूट ए बी यही तो लाना था, एच बराबर अंडर रूट ए बी, निकल गया ना, कितना सिंपल है, बातों बातों में क्वेश्चन खत्म हो गया। ओके, होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू। चलिए इस वीडियो में एक और क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग दिखता है, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन इसका होगा नहीं, बहुत ही आसान सॉल्यूशन है। हम तो कहेंगे ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। जरा देखिए बहुत ही और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए जरा क्या कर रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन, कोई एरोप्लेन है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक है। चलिए तो कुछ हम लोग फिगर बनाते हैं। सपोज यहाँ पे क्या है, यहाँ जो है यहाँ पे एरोप्लेन है, ठीक है, ये पॉइंट P हो गया एरोप्लेन का, ओके। इस पॉइंट पे एरोप्लेन अभी है, स्टैंड है, समझिए, ओके। तो यहाँ पे जो एरोप्लेन है और ये है आपको ग्राउंड लेवल, ये क्या है ग्राउंड हो गया, O ले लेते हैं, ठीक है, OX ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेट OX बी द ग्राउंड, ठीक है, OX या कोई नेमिंग, ग्राउंड हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे देखिए, और ये साथ ही साथ पॉइंट O जो है ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया, यहाँ से क्या कर रहे हैं इस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं हम किसको, एरोप्लेन को। तो इस पॉइंट से O पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, वो कितना बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है, कितना डिग्री का 60 डिग्री का। जरा गौर करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अभी एरोप्लेन यहाँ पे, आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड, देखिए 15 सेकेंड फ्लाइट, जो एरोप्लेन को क्या फ्लाइट करने के बाद, उसको चलने के बाद या उड़ने के बाद जो है 15 सेकेंड फ्लाइट क्या होता है, यहाँ से मूव करता, ठीक है, यहाँ से फ्लाइट क्या किया मूव। तो देखिए हमारे पास ये इधर की तरफ मूव करेगा क्योंकि ये इधर झुका हुआ ना, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, ओके।
तो देखिए मूव करने के लिए इधर भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है दो तरीका से बनता है, जैसे कि ये तो पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और ये इसका साइड लाइन हुआ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इधर भी और इधर भी हो सकता है। लेकिन दोनों में आपको एक्यूट एंगल लेना है। किसको लेना है? एक्यूट एंगल, क्योंकि ये वाला वैल्यू जो है इस साइड वाला वैल्यू 90 से ग्रेटर हो जाएगा और ये वाला वैल्यू 90 से छोटा है। तो 90 से छोटा वाला वैल्यू एक्यूट एंगल लेना है, क्योंकि आगे राइट एंगल ट्रायंगल तो बनेगा ही। तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन आपको एक्यूट एंगल में लेना है। क्लियर? तो इसलिए हम इधर वाला नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाता है कि एरोप्लेन जो है इधर की तरफ ही यहाँ पे मूव करेगा इस क्वेश्चन में। ओके, तो यहाँ एरोप्लेन जो है सपोज इस पॉइंट P से मूव करके 15 सेकेंड चलने के बाद, 15 सेकेंड चलने के बाद ये एरोप्लेन कहाँ पे आ गया? सपोज Q पॉइंट पे आ गया। किस पॉइंट पे? Q पॉइंट पे। ठीक है, आफ्टर फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री। ठीक है, जब ये 15 सेकेंड मूव किया एरोप्लेन तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। कितना हो गया? तो इसको क्या करेंगे हम, इससे मिला लेंगे। ठीक है, तो मतलब चलिए थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेते हैं। क्लियर? मतलब ये पॉइंट Q पे देखिए, एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि पॉइंट P से लेकर के Q तक मूव करने में, ठीक है, कहाँ से? P से Q तक जाने में एरोप्लेन को कितना टाइम लगा? टाइम टेकन बाय एरोप्लेन टू मूव फ्रॉम P टू Q। ठीक है, P से Q तक मूव करने में उसको लगा है कितना? 15 सेकेंड का टाइम लगा। 15 सेकेंड्स का टाइम लगा। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि इसका यूज़ करेंगे हम लोगों को स्पीड फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चंस को अभी हम चाहे तो बना देंगे आपको। ठीक है, यही बन जाएगा, आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, तो बता देते हैं, थोड़ा सा इंतजार करिए। देखिए अब जो है आपको एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से क्या हो गया? ये 30 डिग्री का हो गया। कितना डिग्री? 30 डिग्री का। देखिए ये पूरा 60 और ये 30। क्लियर है? देखिए ज़रा यहाँ से अगर हम यहाँ से कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल पे, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। इसका नेमिंग कर ले हम, ए कर लेते हैं। लेट पी ए इज परपेंडिकुलर टू PA परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा? OX। साथ ही साथ यहाँ पे हम Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ओके, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं और ये हो जाएगा QB हो गया परपेंडिकुलर। ओके, देखिए अब दो ट्रायंगल जो बन रहा है, एक तो कौन सा ट्रायंगल? एक जो है ये PAO वाला और एक ये वाला ट्रायंगल। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। एक चीज़ तो आपको यहाँ पे छूटा हुआ है कि आपको स्पीड फाइंड करना है। तो दिया क्या है? इफ़ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द कांस्टेंट हाइट ऑफ 1500√3 मीटर। देख लीजिए, ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया है ना, यही इसका हाइट है। मतलब यहाँ पे PA इज द हाइट ऑफ एरोप्लेन इन द फर्स्ट पोजीशन। पहले पोजीशन या स्टार्टिंग पोजीशन में अगर प्लेन यहाँ पे है तो उसका हाइट क्या है? उसका हाइट हो गया आपको PA हो गया। और PA इसका हाइट का वैल्यू कितना है? 1500√3। तो कांस्टेंट हाइट है, ना प्लेन इससे ऊपर जा रहा है ना प्लेन इससे नीचे आ रहा है, बिल्कुल वो कांस्टेंट हाइट पे क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ठीक है, तो 15 सेकेंड मूव करने के बाद पॉइंट Q पे गया और ये ग्राउंड भी तो एक बिल्कुल ये मतलब हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ से भी क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो इस तरह से PA और QB दोनों ही क्या है? इक्वल हो जाए, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट हाइट है। ये इसका जो PQ क्या होगा? PQ इज पैरेलल टू OX हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपको ज्योमेट्री से आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो हाइट का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको? 1500√3 मीटर। देखिए अब आपको इसका स्पीड फाइंड करना है, तो ज़रा गौर करिए। आपको क्या करना है? इसका हाइट एंगल गिवन है, आपको सिर्फ ये फाइंड करना है कि पॉइंट P से Q के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। क्या होगा? डिस्टेंस कितना, क्योंकि पॉइंट P से Q तक मूव किया, तो P से Q तक की जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस कहाँ? A और B का डिस्टेंस होगा। किसका? A और B का होगा, क्योंकि PA और QB दोनों ही परपेंडिकुलर है हॉरिजॉन्टल लाइन किस पे? OX पे। तो ये भी क्या होगा? पैरेलल होगा। अगर कोई लाइन पे दो परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया जाएगा ना, तो ये जो परपेंडिकुलर ये भी क्या होता है? एक दूसरे के पैरेलल होता है। तो पैरेलल होता है तो पैरेलल के बीच का ये डिस्टेंस और ये ऊपर वाला डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस इक्वल ना होगा। तो ये सब चीज़ें आपको याद होगा। ठीक है, क्लास 9th में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो हम लोग क्या करेंगे? ए बी फाइंड कर लेंगे और ए बी जितना होगा उतना ही PQ हो जाएगा। और डिस्टेंस निकल गया, टाइम है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। क्लियर? ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आप इसमें थोड़ा सा क्या करिएगा? लिख लीजिएगा गिवन क्या है। सबसे पहली बात ये चीज़ लिख लीजिएगा कि
पॉइंट ओ इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड ओ एक्स बी द हॉरिजेंटल ग्राउंड, ये हो जाएगा, ठीक है। एंड पी इज द फर्स्ट पोजिशन ऑफ द फ्लाइट एंड क्यू इज द क्या सेकेंड पोजिशन आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड। ये सब चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा बाद में कि हम सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए इस ट्राइंगल में करते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल पी ए ओ, ठीक है, पी ए ओ, राइट ट्राइंगल कर लीजिएगा इन फ्रॉम राइट ट्राइंगल पी ए ओ, ये वाला जो छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है इसमें तो ये पूरा एंगल ना आ गया कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो यहाँ लगाइएगा आप 10 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए बाय ओ ए, पी ए बाय क्या हो जाएगा ओ ए, ठीक है। तो 10 60 का वैल्यू हो गया √3। अब देखिए पी ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको 1500 √3, क्योंकि ये 1500 √3 तो ये भी 1500 √3 हो जाएगा, कांस्टेंट हाइट है। और ओ ए नहीं दिया हुआ है तो ओ ए ऐसे ही रहने दीजिए। ओ ए का वैल्यू फाइंड कर लेते हम लोग, देखिए ऊपर √3 कैंसिल हो जाएगा। तो ओ ए इज इक्वल टू कितना हो गया आपको 1500 मीटर हो गया, क्लियर। ओ ए का वैल्यू निकल गया आपको 1500 √3। इक्वेशन नहीं मानेंगे तब भी चलेगा। अब देखिए अब लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ये वाला क्यू बी ओ, ठीक है, क्यू बी ओ, इसमें आपको 10 30 लेना होगा। तो 10 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू बी बाय टोटल हो जाएगा कितना ओ बी, ओके। तो 10 30 हो गया 1/√3 इज इक्वल टू क्यू बी मतलब वही हो गया 1500 √3 बाय ओ बी। और यहाँ पे अगर आप ओ बी नीचे नहीं दिखेगा, ठीक है, तो हम थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं। तो ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ बी क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर जो है √3 को मल्टीप्लाई करते 3 या 3 को 1500 से गुना करिएगा तो 4500 मीटर ओ बी का वैल्यू हो गया 4500 मीटर। देखिए ओ बी मतलब ये टोटल, ठीक है, और ओ ए आपको निकल गया, ये टोटल हो गया आपको कितना 4500 मीटर, ठीक है। और ये है 1500 घटा लीजिएगा तो ये वाला कितना बच गया ए बी। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। तो ये हो ओ बी है 4500 माइनस 1500, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3000 मीटर। 3000 क्या हो गया मीटर हो गया। तो 3000 मीटर को जो है आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि आपका स्पीड किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो ये हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। ए बी निकल गया आपको 3 किलोमीटर डिस्टेंस निकला पर आवर नहीं। तो जितना ए बी है उतना ही क्या हो गया पी क्यू हो गया, उतना ही पी क्यू हो जाएगा। तो देखिए 15 सेकेंड में एरोप्लेन जो है ना 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है ओनली 15 सेकेंड में। तो टाइम जो गिवन है यहाँ, जो टाइम इज इक्वल टू 15 सेकेंड गिवन है, इसको आप आवर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 15 बाय कितना हो जाएगा 3600 आवर, ये हो गया। इसके बाद आप स्पीड का फॉर्मूला लगा लीजिए, स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। तो डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस हो गया 3 किलोमीटर, ठीक है, बाय हो गया 15 बाय 3600 सेकेंड। इसको चेंज करिएगा 3 बाय 1 इंटू 3600 बाय 15, इसको कैंसिल आउट करिएगा तो 5 हो जाएगा, 5 7 जा 35, 5 2 जा 7 0, ठीक है। तो 7 to 0 तो मतलब हो गया ये 720 किलोमीटर पर आवर, ओके। क्या हो गया 720 किलोमीटर पर आवर। हेंस द स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन इज इक्वल टू 720 किलोमीटर पर आवर। बट हमको सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इतना किए कि डिस्टेंस निकाल करके टाइम से भाग दे दिया, स्पीड निकल गया। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ओके, थैंक यू।